अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो कि पहले सियासी बहरान समझा जाता था, कभी कानूनी बहरान समझा जाता था, अब हकीकी मानों में तमाम तर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला मुआशी बहरान है। मुआशी बहरान पैदा होगा तो उसके साथ तमाम तर चीज़ें जुड़ी हैं। सियासत भी तभी फले फूलेगी, पाकिस्तान भी तभी फले फूलेगा जब आपके मुआशी बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। यहाँ पर सबसे बड़े मसाइल महंगाई, ताजरों के लिए अलग मसला, आवाम के लिए अलग मसला, दुकानों का किराया बढ़ेगा, घरों के किराए बढ़ेंगे, आम आदमी की कमाने की सकत कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की शरह अब तक के जो इदाद शुमार हैं ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, वो बताते हैं कि 27 से 28% है। कहने को 27 से 28% है, इससे कहीं ज़्यादा है। इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है, इंडस्ट्री मालिकान किस तरह से सोच रहे हैं, इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे चलेगी, बिजली महंगी, गैस महंगी और फिर दोनों नायाब भी हैं, ये भी एक मामलात है पाकिस्तान के। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो गैस की मद में हो या फिर वो आपके पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट अब हाथ से बाहर होता जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये हैं बड़े बड़े मामलात। लेकिन इसके बीच में जो पाकिस्तान में टैक्सेशन का मामला है, एफबीआर के हवाले से पिछले 7 माह में एफबीआर अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। क्यों रहा? कारोबारी तबका क्या कहता है, जिनसे सबसे ज़्यादा टैक्स हासिल किया जाता है, उनके मसाइल क्या हैं और वो अपने मसाइल को किस तरह से हल करते हैं? क्या बतौर स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के साथ उनके मामला ठीक चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो गवर्नमेंट उनकी सिफारिशात पर किस हद तक अमल करती है? आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी आरसीसीआई में। पाकिस्तान के चंद अच्छे बड़े और फाल चैम्बर्स में से है। 1952 में इस्टेब्लिश हुआ, 70 साल हो चुके हैं। तमाम कारोबारी तबका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ किस तरह से जुड़ा, आज इस पर भी बात करेंगे। उस तबके की मुश्किलात के हल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या किरदार अदा कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ किस तरह से ब्रिजिंग हो रही है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब साकिब रफ़ीक साहब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्वाइट यंग शख्सियत है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ। थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब फॉर कमिंग ओवर टू रावलपिंडी चैम्बर। और एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपने बात की, मतलब मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं आपने। दुकानों के किराए से लेके सर्कुलर डेट तक हर चीज़ को आपको पता है क्या मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को। सो आई थिंक जो हमारी आगे डिस्कशन होगी दैट विल बी वेरी मच टू द पॉइंट एंड फोकस्ड ऑन व्हाट आर द इश्यूज एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ द इकॉनमी। अच्छा साकिब साहब, सबसे पहले शुरू करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामला से। ये बताएं सर, कैसे चल रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामला? आपके जो मेंबर्स हैं बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हालात है? क्योंकि इकॉनमी के हालात, कारोबार के हालात तो कोई अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा जी, चैम्बर के मतलब आपका होमवर्क बड़ा अच्छा था। हम अपना 70वां साल मना रहे हैं। 7 दहाइयों का ये सफ़र यकीनन बहुत मुश्किलात से भरपूर था। एक कमरे से शुरू होने वाला चैम्बर जहाँ पे आज आप मौजूद हैं, 70 सालों में सिंगल डिजिट मेंबर से शुरू हुआ होगा और आज 13,500 से ज़ायद मेंबरान को हम इस वक्त होस्ट कर रहे हैं। यकीनन ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कह दिया। चैम्बर आज चलाना, इस करंट सिनेरियो में चलाना, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द होल रीजन, एक बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। और इस मुश्किल काम की वजह हमारे इंटरनल मैटर्स नहीं है। डेफिनेटली हम लोगों ने बड़ा अच्छा ग्रोम किया, बड़ा एक हमारी ग्रोथ हुई है, बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। आप अब जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं, इसके राइट लेफ्ट और आगे पीछे तमाम एक चैम्बर एक ह्यूज बिल्डिंग और एक ह्यूज मेंबर्स को लुक आफ्टर कर रहा है। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है एक प्राइवेट कैपेसिटी में, द ओनली प्राइवेट कैपेसिटी इंडस्ट्रियल स्टेट इन पाकिस्तान दैट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय रावलपिंडी चैम्बर सिंस पास्ट 30 ईयर्स, जिसमें 1400 के करीब यूनिट्स लगाने के, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने की कैपेसिटी है। और हम अभी तक कोई 350 से ज़्यादा यूनिट्स वहाँ पे लगा चुके हैं। 400 के करीब अगर हम बोलें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। उस पर मैं लाजमी थोड़ी सी और बात भी हम ज़रूर बात करेंगे उसके ऊपर। अब मुल्क के माशी सूरत हाल जो मुश्किल है तो उसका डेफिनेटली एक अफेक्ट चैम्बर के ऊपर ज़रूर आएगा। मैं जब यहाँ ऑफिस में आता हूँ तो जो एलसी के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल लो लेवल पर आई हुई हैं, तो कई हज़ार कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर रुके हुए हैं, गवर्नमेंट उनको रिलीज़ नहीं कर रही है, तो उनमें हमारे मेंबरान के कंटेनर्स भी हैं। सो डेफिनेटली हमें उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। डॉलर रेट की वजह से प्लानिंग नहीं हम कर पा रहे, कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहा। मतलब मैं अगर आपसे आज बात करूँ कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग, तो हम क्या प्लान करें, किस रेट पे प्लान करें? इंपोर्टर परेशान है कि मैं कितनी कॉस्ट में मैं प्राइस पे चीज़ मंगवाऊँ कि यहाँ पहुँच के जब मैं क्लियर करा के मार्केट में लॉन्च करूँगा तो बेच भी पाऊँगा कि नहीं बेच पाऊँगा। उससे पहले एक प्रॉब्लम ये है कि मंगवाऊँ
तो अलाउ भी है या नहीं जी, और जी। मंगवा लूँ तो कंटेनर कितनी देर फंसा रहेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक बड़ा बड़ा अब मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा था, उनके ऑफिशियल्स हमारे पास मौजूद थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि इस वक्त तो कमोडिटीज़ का कंटेनर पोर्ट पे मौजूद है, ठीक है, आप अभी नहीं तो हफ्ते बाद, नहीं तो 2 हफ्ते बाद उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। व्हाट इफ कि उस इम्पोर्टर ने अगला कंटेनर मंगवाने से इनकार कर दिया, ट्रू, वो बैंक के और स्टेट बैंक के चक्कर लगा लगा के थक गया है, तो एक बिजनेसमैन कहता है कि ओके फाइन, अब तो मेरे जो भी कमोडिटीज़ हैं, दाल कर लें, सब्जी कर लें, बिल्कुल प्याज सही बात कर है। लें, वो क्लियर हो गया, मार्केट में आ गया, शॉर्टेज होगी, आप एकदम से आपको ऑर्डर आएगा, आप क्लियर कर देंगे। बट व्हाट इफ कि उसने नेक्स्ट ऑर्डर ना दिया, फिर शॉर्टेज होगी, फिर आप क्या क्लियर करेंगे पोर्ट से, कैसे क्लियर करेंगे पोर्ट से, पोर्ट पे कुछ होगा ही नहीं, बड़ा सही सवाल है आपका। ठीक है। तो उस टाइम फिर आप जो एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करके जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे और जो चीज़ें पाकिस्तान में नापैद हो जाएंगी, या जिन चीज़ों की वजह से एक वो आप कह सकते हैं कि मुल्क में एक अफरा तफरी का निज़ाम है, खाने पीने की अशिया के मतलब अगर हम बात कर लें, फास्ट मूविंग FMCG प्रोडक्ट्स की बात कर लें, तो उस सिनेरियो को बचाने के लिए प्लीज़ हैव सम प्रायोरिटीज़। अभी आज हमारे पास मौजूद थे कलेक्टर कस्टम, तो कुछ लोगों के हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, दिसंबर अब जनवरी खत्म हो गया और वो फंसे हुए, तो नहीं होना चाहिए ना, दे शुड बी अ प्रायोरिटी कि यार प्याज फंसा हुआ, टमाटर दवाइयों फंसा के हुआ, वो चीजें हैं, रॉ दवाइयां मटेरियल, हैं, रॉ मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के वो अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद अगर दवाई नापैद हो गई, और ऐसी दवाइयां हैं जो कुछ पेशेंट्स को बड़ा रेगुलरली लेनी पड़ती है, शायद उसके बगैर वो एक दिन नहीं गुजार सकते, और खुदा ना ख्वास्ता वो दवाई शॉर्टेज होगी उसकी, क्या बनेगी? जो आपके घर में भी जरूरत है, जो मेरे घर में भी जरूरत है, जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनने वाले हर बंदे के घर में कोई ना कोई दवाई इसी चीज़ की जरूरत होती है, तो फिर क्या करेंगे वो? सो गवर्नमेंट हैज़ टू सेट सम प्रायोरिटीज। सो चेंबर डेफिनेटली करंट सिनेरियो में विद द स्क्वीज्ड इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं कि मईशत इस वक्त जमूद का शिकार, बहुत मुश्किल होता जा रहा है हमें मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हुए। मैं बात करूंगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, तो इतने रेगुलेटर्स हैं कि हमने आज से एग्जैक्ट 2 हफ्ते पहले एक ऑल पाकिस्तान चेंबर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 54 चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स आए, जिसमें वुमेन चेंबर्स भी थी, स्मॉल चेंबर्स भी थी, और हमें 8 एसोसिएशन ने ज्वाइन किया और 4 इंटरनेशनल चेंबर्स ने उसमें ज्वाइन किया। सो वहाँ पे जब एक बात हुई तो अ वर्ड केम फ्रॉम कराची कि कराची में अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो 33 रेगुलेटर्स उसको इंस्पेक्ट करते हैं एक फैक्ट्री के लिए, ठीक है, और आए दिन नोटिस आ रहे होते हैं। तो एक फैक्ट्री ओनर ने अपनी फैक्ट्री बंद की और उसने वही चीज़ इंपोर्ट करना शुरू कर दी, और वो कहता है मैं सुकून से काम तो उसके लिए आसानी है, ठीक है, कि ना मुझे कोई रेगुलेटर के छापे पड़ रहे हैं, ना मुझे कोई सील होने के नोटिस आ रहे हैं, ना मुझे कोई हरासमेंट फेस करनी पड़ी है, मैं चीज़ आराम से बाहर ऑर्डर करता हूँ, चीज़ आती है, मैं उसको क्लियर करा लेता हूँ और उसके बाद मैं मार्केट में उसको सेल कर देता हूँ, तो वो फैक्ट्री वेयर हाउस बन गई है। ये हाल और कितना हो रहा होगा? अब हम अगर बात करते हैं, अगर हुकूमती इदारे हमसे पूछते हैं कि एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रही हैं, तो ये वजूहात हैं कि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। सही बात है। हमने आपने बात कर दी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, हमने गवर्नमेंट से बात की, हमारे सीनियर्स मिले, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मिले, हमने कहा कि आप खुदारा बैठ जाए, आपस के मसाइल हल कर लें, क्योंकि ये एक बात तय है कि एक मुस्तहकम सियासी माहौल के बगैर आप मजबूत मईशत पाकिस्तान में नहीं ला सकते। सही। आप 1990 का इंडिया का मॉडल स्टडी कर लें, उन्होंने टफ डिसीजंस लिए, 1 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह गए थे, उसके बाद से चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई, एंड 30 years दे आर नाउ स्टैंडिंग एट $580 billion ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। बट वो सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। ये बात सही है आपकी। कारोबारी बरादरी गवर्नमेंट के स्टेक साथ, होल्डर्स आप हो गए, FPCCI हो गई, जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, स्टेक होल्डर्स का गवर्नमेंट के फैसलों में, खास तौर पे बजट, मैं जरा मिनी बजट पर भी आपसे बात करूंगा जो आने वाला है, बजट बनने के वक्त कितना असर रसूख होता है? ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि होता है? क्योंकि मुझे जो पता है कि काफ़ी सिफारिशात दी जाती हैं और काफ़ी सिफारिशात रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं, उनमें से ऐसी कई होती हैं जो शायद कारोबारी तबके के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, क्योंकि आप देते हैं, आप लोगों का काम है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन बहुत बुरी है इकोनॉमी की, क्या अब तक स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट का कोई मामला बेहतर हुआ है? अच्छा, ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ द सजेशन या सोल्यूशन हम प्रोवाइड जो करते हैं उनको नहीं सुना जाता, बट ये कहना कि बिल्कुल भी नहीं सुना जाता ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमने अपनी जो प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस में कुछ सिफारिशात दी, कुछ सोल्यूशन दिए गवर्नमेंट को, तो उसमें से कुछ इंप्लीमेंट फ़ौरन हो गए, कुछ स्टेट बैंक ने कर दिए, कुछ FBR ने कर दिए, और हमारे मेंबर्स में, हमारी बिजनेस कमेटी में रिलैक्सेशन का माहौल है। क्या कुछ पूछ सकता हूँ, कोई 2-4 अगर बता सकते? मिसाल के तौर पे जो स्टेट बैंक के साथ हमने ये उनको एक सजेशन दी कि आप इंपोर्ट के ऊपर जो पेमेंट टू द सप्लायर है, या जो भी आप जिस भी पेरेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं,
उसको हमें ऑथराइज कर दें कि हम उसके साथ अगर एडजस्ट कर लें थ्रू सम फॉरेन पेमेंट, तो इट गॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये अब हम डिस्कशन उनके साथ 1 महीने से ज़्यादा आप कर ले, 1.5-2 महीने के साथ हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो इट गॉट इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। हाँ, वो हो गया। तो उसमें ये हुआ कि अब एटलीस्ट द सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट वो स्टेट बैंक को बता रहा है कि जी ठीक है, मुझे पेमेंट होगी, आप इनको रिलीज़ कर दें। तो वो ये एक बड़ा हमारे लिए आसानी होगी कि लोग जो चाहते थे, लोगों ने अपने वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ बात की, एक इंटीमेशन आना शुरू होगी और उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को एक चीज़ें रिलैक्स होकर मिलना शुरू होगी। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात है, तो दे आर अनएक्सेसिबल टू अस। अच्छा, चेंबर के लिए ये हाल है। मैं चेंबर से आगे भी बात करूँगा कि राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर is unable to meet the Federation of Pakistan's president till now, as of now. FPCCI के president से भी अभी तक finance minister की मुलाकात नहीं हुई। So the Ministry of Commerce and Ministry of Finance, वहाँ क्या planning हो रही है हमें कुछ नहीं पता, वहाँ क्या decisions लिए जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, वहाँ वो क्या फैसले कर रहे हैं, क्या formalization of the policies हो रही है हमें नहीं पता। आपने तो बड़ी आई ओपनर बात कर दी है। This is a fact. साकिब साहब, ये अच्छा, मतलब अगर खुद सोचें कि आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात कर लो, तो जो और लोग हैं ऐसे जो सेपरेटली कुछ बॉडीज़ हैं कारोबारी, 7-8 लोग मिलके चले गए, लेदर वाले चले गए, ये चले गए, सेपरेटली जो एसोसिएशंस हैं, वो तो बेचारी मिल ही नहीं पाते होंगे। फिर अभी ऐसा ही हो रहा है। हमने हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर से खुर्रम दस्तगीर साहब, द फेडरल मिनिस्टर, ही केम टू आवर मिनिस्ट्री, और हमने उनसे भी कहा, हमने कहा कि मुस्लिम लीग नून अमूमी तौर पे बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट समझी जाती है, कि जब भी आते हैं तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा से बिज़नेस कम्युनिटी को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, हम मिलते हैं। बट जब से गवर्नमेंट आई है, हमें हमारे साथ मिलना या हमारे साथ इंटरैक्ट करने वाला माहौल डेवलप नहीं हुआ अभी तक। हालांकि इस वक्त तो ज़रूरत है इस मुल्क को, सबसे ज़्यादा मुल्क जिस तरह के अभी तो टाइम है कि स्टेक होल्डर्स साथ बैठे। यस, बिकॉज हम एक बात बड़ी जिसके ऊपर हम एडवोकेट कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस, एंड द सॉल्यूशंस जो हैं वो एक प्रॉब्लम के हमारे पास हैं। ठीक है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड बिजनेस कमिटी कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन, बट हमें वो विल नहीं नज़र आ रही है सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की। हमें वो गैप नज़र आ रहा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ दैट सोल्यूशन, वो नहीं होना चाहिए। सो हम मैसेज दिया हमने उनके थ्रू, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, इसहाक डार साहब को जो मिनिस्टर हैं उनको एक मैसेज दिया हमने, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, मिनिस्टर ऑफ पावर के थ्रू, कि उनको कहें कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करें, हमें सुना जाए, हमें बताया जाए आप क्या कर रहे हैं, हम टफ डिसीजंस लेने में आपके साथ खड़े हैं। इस पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए कारोबारी बरादरी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट हमें ऑन बोर्ड ले, हमारे साथ अपने सख्त फैसलों को शेयर करे, लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले। हमें $1-2 बिलियन नहीं चाहिए। ठीक है, आप $1-2 बिलियन जो एक्सपोर्ट के आप ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं या हमारी जो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है उससे ही हमने लॉस कर दिया है। वी हैव टू टेक मेजर्स फॉर द लॉन्ग टर्म। आप आज वो सख्त फैसले लें और उसको 15 साल के लिए इम्प्लीमेंट करें। आप बजाय इसके कि एमनेस्टी स्कीम किसी और चीज़ की लॉन्च करें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पैकेज लेकर आएं, आप लोगों को कहें कि जी दिस इज द लैंड, बिल्ड अप एन इंडस्ट्री ओवर हियर, दैट इंडस्ट्री जो है वो 500,000 बंदे की जॉब क्रिएशन करेगी। लेकिन साकिब साहब, जैसा आपने मुझे खुद भी बताया, मेरे अपने इल्म में भी है, बात होती है इंडस्ट्रियलिस्ट से भी होती है, चेंबर से भी हो रही है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी हो रही है। अब जहाँ पर इतने रेगुलेटर्स हों, किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, शुरू तो वहीं से हो जाता है मामला, आप लैंड लेंगे, उस पर 1000 टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन है, ये है, वो है, 10 चीज़ें। उसके बाद आप एक दीवार खड़ी करेंगे, फिर आप उसको एक इंडस्ट्री का शक्ल देंगे, मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, और ये सब कुछ हो जाएगा। जैसे ना आप उसको स्टार्ट करेंगे, नए लोग आके खड़े हो जाएंगे, कैसे स्टार्ट की, ये क्या था, वो क्या, कई लोग इससे भागे, कई लोग। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो इसकी जो अब आपके, मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसके पास कई लोग आते होंगे, हम इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो आपका अपना इंडस्ट्रियल पूरा एक जोन है रावलपिंडी का, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा ही करूँगा। तो जो नए लोग आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि यार पाकिस्तान में काम हो, सरमाया बाहर से लेकर आ रहे हैं, ये तो उनकी बहुत बड़ी बात है, उनके लिए इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिल्कुल रियल सिचुएशन,
क्या वो काम करना चाहते हैं या वो भाग जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं काम करना चाह रहा है इस वक्त कोई बंदा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा, कोई बंदा इंडस्ट्री ही नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि किसी को ये समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में होगा क्या। हर बंदे ने अपने रिजर्व्स को या तो वो फॉरेन कंट्रीज में पार्क करने की कोशिश कर रहा है या वो उसको होर्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक अफवाह होती है, मतलब जो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी। मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिला अलॉन्ग विद ऑल द चेंबर्स प्रेसिडेंट। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो पोलराइजेशन हुई है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, इस वक्त कोई एक बंदा दूसरे पे एतबार करने को तैयार नहीं है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से इस वक्त एक नई इंडस्ट्री लगाएगा। आपने रेगुलेटर्स की बात की, आपने इतनी आसानी से कह दिया कि जी वो बिल्डिंग बनाएगा, वो इनको मशीनरी मंगवाएगा और वो स्टार्ट कर देगा तो बंदे आ जाएंगे। तो आप मुझे बताएं इस वक्त मैप अप्रूव कराने में कितने मसाइल होते हैं। आप चलें मेरे साथ, मैं और आप मिलकर एक इंडस्ट्री लगाते हैं, आप कानों को हाथ लगा लेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। एक चीज़ से निकलते हैं दूसरी चीज़, एक नोटिस से निकलते हैं दूसरा नोटिस, कोई सील करने के लिए पहुंच जाएगा, कोई वायलेशन का नोटिस भेज देगा, कोई जुर्माना कर लेगा। आप चीज़ें ठीक भी करना चाहेंगे, लोग आपको करने नहीं दीजिएंगे, हर जगह हरासमेंट होती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो है। साकिब साहब, किसी ने पूछा कि बाहर से कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा यार पाकिस्तान में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल जोन में कई प्लॉट्स खाली पड़े हैं या फिर वेयर हाउसेस बन गए, वहाँ बड़ी बात, तो ये खाली क्यों पड़े हैं? तो आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया। ऐसे ही है, तो जरा मैप आप पास करवा के दिखाएं, उसके बाद पता चलेगा क्या की मद में, मैप के बाद में फिर मुख्तलिफ रेगुलेटर्स, मतलब वो इस तरह से आ जाते हैं। और वो मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर कहीं पता चले कि यार ये एक इंडस्ट्री लगने लगी है जिसने एक्सपोर्ट करनी है और इस एक्सपोर्ट से वो कीमती फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आएगा जिसकी इस वक्त इस मुल्क को, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, सख्त से ज़रूरत है, तो तमाम बंदे उसको एक दिन में अप्रूवल करके उसके दरवाजे में पहुँचाएँ। होना तो यही चाहिए। ठीक है कि पता चले कहीं पे, मतलब मुझे अगर पता चलता है तो मैं तो अपनी तमाम प्रायोरिटीज छोड़ के उस बंदे के साथ लग जाता हूँ कि यार इस चीज़ का तो नेट इफेक्ट अगले 1 साल के अंदर आएगा, 2 साल के अंदर आएगा, उस मुल्क को फ़ायदा होगा, तो ये विल क्यों नहीं है। मैं अगेन कमिंग टू माई पॉइंट जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, मैं इसको रिपीट करूंगा। द सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है, द इम्प्लीमेंटर्स आर देयर, बट देयर इज द गैप ऑफ द विल। कौन फुलफिल करेगा? द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू टेक मेजर्स। आपने उठाई ये बहुत दफ़ा, तो मुझे पता है आप लोग बात करते हैं। हमने अभी रिस्पॉन्स क्या मिलता है? रिस्पॉन्स ही तो नहीं मिल रहा जो हम, मतलब ये आज का ख़राब करना नहीं है चीज़। अगर एक्सपोर्टर इस वक्त भाग रहा है, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की सूरत में जा रही हैं या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ऊपर जाए जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा था कि अगले 1 साल बाद क्या होना है? सही बात। क्या किसी ने नहीं बताया था कि यार आपकी इस पॉलिसी के दूरस्थ नताइज क्या होंगे? हम आज भी कहते हैं हालात बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, हालात ठीक हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी। हमने टफ से टफ हालात देखे, पूरी दुनिया कोविड से तबाह हो गई थी, हमारी इकोनॉमी निकल आई, हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी प्लानिंग थी। हमने सैलाब देखा हुआ, हमने ज़लज़ले देखे हुए, हमने दहशतगर्दी का सामना किया हुआ। इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस सरजमीन ने, मैं कहता हूँ ये कौम सोना है, ये मुल्क सोना है। हमने तमाम मुश्किलात का सामना किया है और हम सुरखरू होकर बाहर निकल आए। अभी कोई खुदा ना ख्वास्ता नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो आप मेरे साथ चले जाएं या आप खुद भी चले जाएं तो आप ट्रैफिक ब्लॉक में फंस देंगे। कितने डोनर्स चले जाते हैं वहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात। ट्रक की लाइनें लगी होती है, हर बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लग जाता है। तो हम कैसे बाकी मामला ठीक नहीं कर सकते? बात का सिलसिला जारी रखते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट मरहले में ये बात दाखिल हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक। हम कर सकते रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए साकिब साहब, ये बताएं। एफबीआर की बात करते हैं, एफबीआर रिफॉर्म्स, ये जो वन विंडो ऑपरेशन होता है, अव्वल तो ये बात खैर पाकिस्तान में एक मावराई बात है जो होना तो नामुमकिन है। रिफॉर्म्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप समझते हैं कि एफबीआर को भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत तो है? क्या ऐसे रिफॉर्म्स हो कि लोग डरे ना? एफबीआर के दफ्तर जाते लोग डरते हैं कि बुलाएंगे तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक माहौल है। और जो बात मैं बार बार करता हूँ और हर फोरम पे करता हूँ कि बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। टैक्सेस का रेट कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि कलेक्शन ज़्यादा हो। टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, नए टैक्स पेयर को ऐड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही और टफ से टफ हालात का सामना करना पड़ रहा है, नए टैक्स पेयर शामिल नहीं हो पा रहे। वही रीज़न है पिछले 7 माह में टैक्स कलेक्शन आदाफ के मुताबिक नहीं हुई। ऐसे ही जो आप देखिए, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जब लेकर आए तो आप लॉन्ग टर्म देखें कि अगर 2 साल 3 साल इस इंडस्ट्री से हमने टैक्स नहीं लिया तो उसकी जो जॉब क्रिएशन होगी, उसकी जो बाद में आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे उनके ऊपर कितने फ़ायदे होंगे। वाकई एक हरासमेंट वाला माहौल होता है। नोटिस आते हुए लोग घबरा जाते हैं,
तो लोग इसे टैक्स नेट में आने नहीं जाते। यहाँ एक शख्स जो टैक्स में शामिल नहीं है वो अपने आप को बड़ा ईज में रखता है, जैसे कि जो रेगुलर टैक्स पे कर होता है कि जब उसके हालात देखता है कि उसको फलाना ऑडिट का नोटिस आ गया, उसको फलाना चेक एंड बैलेंस का नोटिस आ गया, उससे ये मांगा जा रहा है, और दूसरी तरफ वही बंदा है, दूसरा बंदा जो टैक्स नेट में होता है तो कहता है कि आई एम हैप्पी लिविंग विद इट। सो इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। अब टैक्स नेट मैंने नहीं बढ़ाना, ये एफपीआर का काम है। एफपीआर को पता है, नादरा को पता है कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, कितने लोगों ने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, कितने लोग प्लॉट्स खरीद रहे हैं, कितने लोगों ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। ये तमाम चीज़ें नादरा को पता है, ये तमाम चीज़ें एफपीआर को पता है। दे कैन क्लब, दे कैन ऐड पीपल टू द टैक्स नेट। एक एग्रेसिवली पॉलिसी देखिए, लोग शामिल करें। रावलपिंडी चेंबर हैज़ बीन एडवोकेटिंग दिस थिंग ओवर द पास्ट ईयर्स अलॉन्ग विद सो मेनी चेंबर्स, अलॉन्ग विद फेडरेशन, अलॉन्ग विद ऑल द ट्रेड बॉडीज इन द चेंबर्स कि प्लीज़ टैक्स नेट में लोगों को लाएं, ज़्यादा लोगों को शामिल करें, ताकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको रिलैक्स मिले। अब टैक्स पेयर को इज्जत भी नहीं मिलती आपके तो रिटर्न्स फंसे हुए कई लोग, उल्टा टैक्स पेयर को और हरास किया जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि एक टैक्स पेयर को एक माशरे में इज्जतदार मकाम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। हम पिछले 2 साल से टैक्स पेयर अवार्ड्स कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के और इस रीजन के, जिस रीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड्स दिलवा रहे हैं। दिस इज अ रिकग्निशन। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा इमेज दें ताकि हमें देखने वाले, जिन लोगों ने देखा होगा, जो बिजनेस कम्युनिटी को पता होगा, तो नेक्स्ट ईयर वो उस क्यू में आने की कोशिश करें कि यार टैक्स पेयर को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये काम हुकूमत से क्यों नहीं हो रहा? हालांकि करना उनका है। हाँ, क्या हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए? रिटर्न कितने क्या मामला है सर? रिटर्न्स मैं हमेशा सुनता हूँ ताजर बिरादरी से, हमारे रिटर्न्स के बड़े मसाइल हैं, हम कोई चीज़ मंगवा तो बाहर से लेते हैं, उसकी पेमेंट्स के इश्यूज हो जाते हैं। वो आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, ज़रा इस पर थोड़ी सी और डिटेल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। रिटर्न्स के क्या मामला? अच्छा, रिटर्न्स के मामला ये होते हैं कि डेफिनेटली एक ऐसा फ्रेंडली माहौल नहीं है एफपीआई के साथ कि जिसमें रिटर्न हो। उनका एक सिस्टम तो ज़रूर है, बट उस सिस्टम को सपोर्टिव माहौल में प्रोवाइड नहीं किया जाता। रिफ़ंड के बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। रिफ़ंड कई लोगों के कई साल तक फंसे हुए हैं। हमने हमेशा उनसे बात की, हमारे लोकल जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनके साथ भी हम बैठ के बात कर रहे हैं कि एक माहौल फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है, कि जब कोई बंदा आए तो उसको बड़े अच्छे तरीके से सुना जाए, उसके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। बट लोअर लेवल पे हरासमेंट वाला माहौल नहीं ख़त्म हो रहा। हमने हमेशा से बात की कि आपको कोई इश्यूज़ होते हैं तो चेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया करें। आपको अगर बिजनेस कमेटी के साथ कोई इश्यूज़ हैं, कोई रीजनल इश्यूज़ हैं, तो वी हैव ट्रेड बॉडीज अक्रॉस द सिटी, वी हैव ट्रेड यूनियंस अक्रॉस द सिटी, सो लेट्स सिट विद अस, लेट्स कम अप विद अ सोल्यूशन हाउ टू। हमारी कभी बात सुनी जाती है, फिर देयर इज़ अ सडन चेंज इन द ऑफिस, और उसके बाद फिर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमेशा से हम वही बात करते हैं। हमने इंटरव्यू के स्टार्ट में ये बात की स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के लिए। सो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए बगैर जब भी कोई डिसीजन होगा, जब भी कोई एसआरओ इशू होगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स की रिजर्वेशन होंगी उसके ऊपर। मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं एक ऐसा एसआरओ बना दूँ जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हो, बट आपकी मुशावरत ही ना हो उसमें, आपकी विल ही ना शामिल हो। जैसे जीरो रेटिंग वाला मामला, कोई भी हम मामला उठा के देख लें, मतलब माजी में ऐसे बहुत सारे एसआरओ आए कि जिसके ऊपर बाद में फिर हमने उनको बड़ी मेहनत करके रिवर्स कराया। उस एसआरओ पर तो बड़ी रिजर्वेशंस हैं, ऐसे ये 2-2 साल लगे, 1 साल लगे, बट क्या इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त किसी ने सोचा कि यार मुशावरत की जाए? जो बात हम कर रहे हैं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या प्लानिंग कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी इज टोटली आउट ऑफ ऑल दैट डिस्कशन। बड़ी वैसे हम सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, हम साथ खड़े होना चाहते हैं। जाहिर है, देखिए आपने कारोबार पाकिस्तान में करना है, आप लोग तो स्टेक्स हैं पाकिस्तान के। हमें मालूम है गवर्नमेंट टफ हालात से गुजरी है। हम जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत को क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। हम ग्लोबल रिसेशन को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के डिप्लीट होते हुए फॉरेन रिजर्व्स को देख रहे हैं। हम मगर इनको बेहतर करने के लिए हम आप हमारे साथ दें, हम करते हैं इसको बेहतर, बट आप हमारा साथ दें, हम आपको बताते हैं। हम नहीं मुल्क ठीक करने को, बाहर से तो नहीं आएगा ठीक करने के लिए। यही बिजनेस कम्युनिटी इस मुल्क को ठीक करेगी, यही एक्सपोर्टर्स इस मुल्क को ठीक करेंगे, यही ट्रेडर्स जो हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस मुल्क को ठीक करेंगे। बट खुदारा हमें काम करने दीजिए। कितनी कैपेसिटी है सर इंडस्ट्रियल जोन की रावलपिंडी के? अभी जो करंटली हमारी प्राइवेट ओन इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसमें तो वी कैन हैव सम 900 to 950 मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओवर देयर, हम बना सकते हैं।
और उसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं हम बढ़ा भी रहे हैं। उसके लिए हम एक लिंक रोड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कितने करते हैं? अराउंड 400 तकरीबन जी, 400 के करीब एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इन प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन के, कुछ वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो 1400 में से आप कह लें कि 400 के अराउंड इस वक्त इन प्रोसेस हैं, या आप कह लें इन वर्किंग कंडीशन है, और कोई 950 to 1000 के करीब और स्पेस है। प्रोडक्शन यूनिट्स का क्या हाल है सर? प्रोडक्शन यूनिट्स का हाल को बहुत अच्छा नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ऊपर चला गया। हम अभी कुछ देर पहले स्टडी कर रहे थे, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बात कर लिया अगर, कि नॉर्मली हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो किसी भी यूनिट का जो मेन एक्सपेंस होता है वो HR होता है, ठीक। बट पाकिस्तान में किसी भी यूनिट का जो मेन इस वक्त एक्सपेंस आ रहा है वो यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए यूटिलिटी बिल्स के साथ एक इंडस्ट्री बंद होते हुए उसको 2-2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। वो बंदा अभी स्टार्ट ही नहीं किया हुआ, वो इन द प्लानिंग फेज है, उसने कुछ करना है, या उसने किसी वजह से उसके माली हालात ख़राब हो गए, उसने फैक्ट्री बंद कर दिया, तो उसको 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए के फिक्स बिल्स आ रहे हैं। तो सालाना 25-30 लाख रुपए कहाँ से देगा? तो प्रोडक्शन यूनिट जो चल रहा है वो किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेगा? अभी तो ठीक है, हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में है। हम सारों के पास तमाम प्रोडक्ट्स, हम नट्स से लेके हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं। मतलब अदर देन सर रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, केमिकल्स मंगवाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट बना के वही मार्केट करते हैं। और इंटरनेशनल कंपटीशन तो भूल ही जाए ना, चाइना आपके साथ बैठा है, वो इंटरनेशनल कंपटीशन में उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतनी कम होती है कि वो $1 में 4 चीज़ें बेचता है। आप $2 की एक चीज़ बेचेंगे तो कौन नहीं कर सकते। तो वो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ को कम होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करनी है, जो आपने बात की कि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, तो उसको इजी एक्सेस टू द रॉ मटेरियल होनी चाहिए। मतलब इफ़ ही इज़ आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम अब्रॉड तो वो आना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लाने के लिए रेगुलेटर्स और लाइसेंसिंग की चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अगेन मॉडल स्टडी वहीं आ जाए वन विंडो ऑपरेशन वाली जी बात। जी। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, अब रेंटल रिडीम की बात कर लें, एक नया टैक्स इम्पोज कर दिया गया। बस उस टैक्स को इम्पोज करने के पीछे क्या ये सोचा गया कि जो फॉरेन पाकिस्तान डायस्पोरा बैठा हुआ है, वो जो यहाँ पे अपनी रेमिटेंसेस भेज रहा था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के अंदर या वो भी अब कम हो गया, वो बिल्कुल कम हो गया। वो क्यों करेगा? सो एक सवाल किया गया FBR में कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग इन द रेवेन्यू ऑफ दिस। मतलब विदाउट एनी वर्किंग एक जवाब आया कि 10 अरब रुपए। तो हमारा जवाब ये है कि आपने 10 अरब कमाने के लिए $10 अरब की सरमायाकारी को निगेट कर दी, ज़ाया कर दी। ठीक है, ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई इंडिया में, बट बाद में रिवर्स हो गई। ठीक है, फॉलो करने वाले ने कर तो दिया कि जी वहाँ पे आपको लॉ बनना है। हमने उसको चैलेंज भी किया हुआ है, कोयटा में भी चैलेंज हुआ हुआ है, सब जगह चैलेंज हुआ हुआ है, बट उसके मुहर्रकात नहीं देखे गए। फिर जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारे पास हुकूमती इदारे हैं, उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। तो हमने कहा आज तो नहीं बढ़ सकती कि आप सुबह के एक्सपोर्ट बढ़ानी है, शाम को एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी। ये तो मंथ्स का काम है, प्लानिंग का काम ये है। तो आप अपनी तरफ से एक पैकेज अनाउंस करें, आप कॉन्फिडेंस मिलें कि मैं फैक्ट्री लगाने को तैयार हूँ, मुझे 10 साल कुछ नहीं कहा जाएगा, मुझे 15 साल कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, मैं जॉब क्रिएशन करूँगा उस खत्ते में, मुझे जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यही बात, अब एक बंदा है, उसने अगर फ़र्ज़ करें कुछ भी टैक्स दें 2 लाख रुपया, एक हम अज्यूम करते हैं, 25 विंडोज़ पे वो बेचारा किसी पे 10,000 देगा, किसी पे 15,000 देगा, किसी पे थक जाएगा, फिर उसको एक बंदा हायर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला भी है कि आप पूरी हायर करेंगे टीम, वो आपकी टैक्सेशन देखेगी, वो एक नया मामला है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, टैक्स भी देना पड़ेगा। इस चीज़ से बचाने के लिए कितनी बार बात हुई होगी कि भाई आप 2 लाख ले लें, एक विंडो पे ले लें, आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हमसे 2 लाख ले लें 2 करोड़ ले लें, लेकिन आप एक जगह लें। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रॉब्लम कि बिजनेसमैन को ईज़ ऑफ डूइंग में नहीं कोई हम फैसिलिटेट कर रहे, उसको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसको मुख्तलिफ लॉयर्स हायर करने पड़ रहे हैं, उसको प्रॉब्लम्स वो फेस करनी पड़ी हैं जो उसको नहीं फेस करनी चाहिए। मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ तो द रेगुलेटर्स शुड बी फोर्थ कमिंग टूवर्ड्स मी कि यार अल्टीमेटली द पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम वट एवर आई एम डूइंग। और अगर मुझे कोई टैक्स जमा कराना है तो उसको बड़ा फैसिलिटी के साथ जो उसको जो भी फ़ी वगैरह जमा करानी है सब कुछ हो जानी चाहिए, मगर मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाना, मुख्तलिफ लाइसेंसेस के पीछे भागना,
आए दिन इश्यूज हो जाना विद द रेगुलेटर्स ऑन द प्राइसिंग, ऑन द प्रोडक्शन। रजिस्टर कराने का भी थोड़ा सा एड अप कर ले, वो कितना मुश्किल मरहला हो सकता है। वो कदरे कुछ आसान है कंपनी रजिस्टर, SECPS वो थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम है, प्लस वो कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है वो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फेज में लाना बहुत मुश्किल। जब आप उसको लेकर आएंगे ऑन ग्राउंड, जब लेकर आएंगे, जब आप प्लॉट के ऊपर आप फैक्ट्री बनाने लगेंगे, जब आप उसके नक्शे को प्रूव कराने के पीछे जाएंगे, जब आप दफ्तरों के चक्कर आपको लगना है, फिर डिले इतना हो जाता है। कैन यू इमेजिन अ डिले ऑफ 6 मंथ्स आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी इंक्रीज कर रहा है, और जो आपका होल्डिंग सरमाया वो भी लग रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है ना। मतलब आज अगर 1 करोड़ पे आया तो साल बाद आप समझेंगे वो 70 लाख रहेगी। तो अगर आपने आज बिल्डिंग बना ली तो 1 करोड़ की बना ली, साल बाद आप 70% बिल्डिंग बना सकेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता दरमियान में आपके पास सरमाया खत्म हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? ना वो फैक्ट्री लग सकेगी, जाने के ना पीछे सही बात है। यस, डेफिनेटली वो कोलैप्स करेगा। सो समवेयर समहाउ ये तमाम सॉल्यूशंस गवर्नमेंट ने हमें देने, मतलब अब आसानियां हमारे लिए सरकार ने देनी है। अब मैंने आपको कराची की सिंध की मिसाल दी, 33 बंदे इंस्पेक्ट करने आ जाते हैं। कैन यू गेस आउट के इस्लामाबाद में कितने रेगुलेटर्स हैं? 118। दिस इज अ स्टडी, ठीक है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी ने स्टडी किया, और जब मुझे पता चला तो मैं भी, जिस तरह से आपका रिएक्शन आया था, मेरा भी ऐसा रिएक्शन आया। और ये पाइड की स्टडी है जी, पाइड की स्टडी है, 118 रेगुलेटर्स हैं CDA। सो वो क्या काम करेगा, किस माहौल में वो काम कर रहा होगा, या कितनी डिफिकल्टी से वो काम कर रहा होगा। 118 डिफरेंट माहौल के लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग, वो आपसे आगे, हर किसी का मिजाज अलग है। फिर कहीं मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ जाती है ना आपको। तो पाकिस्तान में तो बड़ा मामला है ये। वो एक अलग बात, वो कॉस्ट वो है जो आपको नजर ही नहीं आनी, और आपने वो रखनी साइड पर है जो आपके बिजनेस से अलग है। कौन करेगा ऐसे में बिजनेस? साकिब साहब, ऐसे में तो वाकई लोग परेशान होंगे। ये बताएं सर, पिछली गवर्नमेंट की थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर इस पे आते हैं हम वापस। वज़ीर ख़जाना तब्दील होते रहे, असद उमर से लेकर शौकत तरीन साहब तक, क्या फ़र्क पड़ा? और क्या कोई काम पिछली गवर्नमेंट में इससे बेहतर हो रहा था जो इस वक्त हो रहा है? मिफ्ता इस्माइल से सागडार तक की जो एक फेस हम देख रहे हैं, तो क्या पिछली गवर्नमेंट के जो वज़राए ख़जाना थे डिफरेंट, तो क्या जैसे प्रीमिजरी नोट की असद उमर साहब ने बात की, रिफंड्स फंसे हुए, ये तो हम प्रीमिजरी नोट के ज़रिए वो मामला चला लेंगे, हुआ तो वो भी कुछ नहीं। खैर, क्या फ़र्क पड़ा सर? ये जो मसाइल मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फ़र्क पड़ा था? पिछली गवर्नमेंट में कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ था? एक्चुअली पिछली गवर्नमेंट जो थी वो, उन्होंने वादा तो काफ़ी किया था कि हम बहुत सारी तैयारी के साथ आ रहे हैं, वी आर कमिंग अप विद अ वेरी गुड इकोनॉमिक प्लान, बट जब वो आए तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इकॉनमी के लिए जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे, मैं आपको अभी लेट मी कोट द वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के वंस ही वॉज आउट ऑफ द ऑफिस, तो उन्होंने हमारे सीनियर के साथ एक मीटिंग में ये कहा कि मुझे से गलती हो गई, मुझे इंडस्ट्रियल पैकेज लाना चाहिए था, मुझे कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं लाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में बहुत तवज्जो दी, ठीक है, उन्होंने बहुत तवज्जो दी, बट उन्होंने ये रिग्रेट किया 3.5 साल बाद कि इंडस्ट्रियल पैकेज लाना चाहिए तो निकल गया था। हाँ, निकल गया वक्त। तो हमने करंट गवर्नमेंट को कहा कि आपका वक्त तो नहीं निकला ना, आप तो अभी हैं, आप कर लें इंडस्ट्रियल पैकेज लें। हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, क्या वो इदारे जो कई अरब रुपया हमारा सालाना लेके जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बने हुए हैं, अब पिछली गवर्नमेंट अब कह रही है कि जी इदारे प्राइवेटाइज होने चाहिए। अब 17-18 इदारों के नाम भी हम सुन रहे थे। अब वो 3.5 साल में उन्होंने तो नहीं किया किसी को प्राइवेटाइज, बट वंस दे आर आउट ऑफ द ऑफिस उनको प्राइवेटाइजेशन याद आ गई। ठीक है, तो उनसे सवाल किया गया कि आपने प्राइवेटाइज क्यों नहीं किए? अच्छा चले, उन्होंने नहीं किए तो हम करंट गवर्नमेंट को कहते हैं आप प्राइवेटाइज कर दें। हम अभी कहते हैं कि आप जो अरबों डॉलर जिस भी को दे रहे हैं, आप चाहे वो स्टील के मद में दे रहे हैं, आप चाहे वो PIA की मद में दे रहे हैं, आप चाहे वो रेलवेज की मद में दे रहे हैं, हो सो है जिधर भी आपका जितना जितना है वो हमारा टैक्स मनी है ना, वो हमारा टैक्स मनी आप दे रहे हैं, तो आप उनको प्राइवेटाइज करें, अपने बोझ उतारें, खत्म करें, सादगी अपनाएं। एयरपोर्ट देने से बेहतर है कि आप उन इदारों को प्राइवेटाइज अपने इदारे कट ऑफ करें, अपने इदारे। देखिए, जब हमने चीज़ों को ठीक करनी है तो पहले आप अपनी तरफ से ठीक करना शुरू करें, फिर मुझे बताएं तो मैं मेड इन पाकिस्तान चीज़ भी लेना शुरू करूँगा, बट पहले आप मेड इन पाकिस्तान चीज़ के ऊपर हैं, आप ये प्रोटोकॉल्स खत्म करें जितने भी होते हैं, आप जो भी सादगी अपनाना शुरू करें, क्रॉस द बोर्ड कहें जी सादगी अपनाना शुरू कर दें। गवर्नमेंट ठीक है सोलर पैनल्स के ऊपर चलेगी कि जी हम बिजली की मद में, ऑयल के इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए आप मैयर्स लें। ठीक है, हम तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम साथ हैं, हमें बताएं, बट हम उसके लिए अब वो बात करते हैं एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए मेट्रोस का, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लेना। अब अगेन सेइंग, दिल्ली हैज़ वन ऑफ द वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जी ठीक है, बस नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहूँगा तो मेरे पास ऑप्शन तो है, चलो आई कैन टेक मेट्रो, बट मैंने अगर कहीं और जाना है
मैंने कलर सईदा जाना है, मैंने गुजर खान जाना है, मैंने टेक्सला जाना है, तो आई डोंट हैव, मुझे अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म अभी से डेवलप करें कि लोग बसेस के ऊपर जाना शुरू करें, सही है, ताकि आपका ऑयल इंपोर्ट बिल आहिस्ता आहिस्ता कम हो। ये एक दिन में नहीं कम और होगा। शहरों में गाड़ियों का प्रेशर भी कम हो। यस, आपके पास पार्किंग स्पेस भी नहीं। ऐसे ही आई नो, उसके लिए कई बिलियंस चाहिए होंगे, बट जो आप कई बिलियन बाद में ऑयल की मद में खर्च कर रहे हैं, आप सोलर के ऊपर अपनी चीज़ों को लेकर आए, आप न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर चीज़ों को लेकर आए, आप विंड एनर्जी के ऊपर चीज़ों को लेकर आए, ये तमाम मैय्यज अभी से लेना शुरू करें। हमें बताएं क्या करना चाहिए, सोलर्स लगाने चाहिए, जो पोल्यूशन के ऊपर आपके ऊपर जो है रेगुलेटर्स हैं उनको, उनके साथ काम करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं हम ठीक करें इस मुल्क को। अच्छा, ये जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट, इसका बड़ा फर्क रहा है, 40 रुपए आपने खुद भी जिक्र कर दिया। ये उस टेन्योर में जिसपे अब तो चले उन्होंने कह दिया, खुद ही मान लिया कि 150 से ऊपर ही डॉलर के हालात अब रहेंगे, और तो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट, इसके फ़र्क ने कितनी मुसीबत डाली रखी, क्योंकि आप तय तो कर लेंगे कि जी इंटरबैंक में इतना है, फिर आपने बाहर से चीज़ में वो कंटेनर्स जो फंसे हुए हैं उनका यही मामला बन रहा है कि मंगवाते किसी और रेट पे हैं, निकलते किसी और रेट पे हैं। अब वो तो उनके तो चले जुर्माने माफ़ हुए हैं, लेकिन अब जाके जुर्माने माफ़ होने के बाद क्या वो उनके लिए चीज़ अब इतनी बेहतर रही है कि बिजनेसमैन को भी नुकसान ना हो, आदमी जो ख़रीदेगा, प्याज वहाँ से निकल के आएगा, महंगा आएगा, सस्ता तो नहीं आएगा। ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते के कोट करता रहूँ कि वन ऑफ द इम्पोर्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, वो अब जब उनकी प्रोडक्ट मार्केट में आई तो वो कमोडिटी थी और वो 14 रुपये महंगी थी मार्केट रेट से। सो डेफिनेटली मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट रेट, और पर केजी अब उनका जो भी कंटेनर था, जो भी कई लाख केजीज उसके अंदर था, तो वो उनको पर केजी एक 14 रुपये का लॉस होना है। अब उसमें क्या हुआ, जितना डिले होता गया डॉलर रेट ऊपर जाता गया, ठीक है, उनको फाइन भी रिसीव हुए और एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी, डेफिनेटली ही हैज़ टू सफ़र अ लॉस। जो ओपन मार्केट का और बैंक का रेट था, उसका नुकसान डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी को हुआ है। टीटी कराने के हवाले से कर लें, कुछ कराने के, तो वो एक फ्री फॉल, अगर मार्केट डिसाइड द रेट ऑफ द डॉलर। उसकी वजह से डॉलर की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। यही वजह, बड़ी वजह है। वैसे अवेलेबिलिटी थी, इनफॉर्मल मार्केट में डॉलर जितना चाहिए था मिल जाता है आपको, ठीक है, आप अभी जाएं, बट दे डिसाइड देयर ओन रेट। आपको जितना पाउंड चाहिए मिल जाता है, हमें मतलब कि जी किसी, लेकिन आपको बैंक से नहीं मिलता, बैंक से वो रेट नहीं है। यस, वो रेट नहीं है। तो लेट मार्केट डिसाइड द रेट, लेट डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ द डॉलर। और उसके बाद जब वंस द डॉलर इज ऑन द स्टेबल रेट, तो देन पीपल माइट बी हैविंग अ कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट। अगेन, इन तमाम बातों का सोल्यूशन, आपने जहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैं उस बात पे रहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। अभी मुझे ये नहीं पता अगले महीने क्या होना है, गवर्नमेंट को ये नहीं पता अगले हफ्ते क्या होना है। हम आए दिन रूम में सुनते हैं जी गवर्नमेंट 2 दिन बाद डिसॉल्व हो रही है। अच्छा जी, हाउ कैन अ मिनिस्टर वर्क इन दिस एनवायरनमेंट? वी हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट इन आवर प्रोविंस। देयर आर पीपल इन द ऑफिसेज, बट दे विल डू नथिंग अदर देन जस्ट डे टू डे अफेयर्स। सो मतलब चीज़ें कैसे हम चेंज करेंगे, चीज़ें हम कैसे लेकर आएंगे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बात का सिलसिला जारी रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मरहले में ये बात दाखिल हो चुकी है, एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा साकिब साहब, पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला होता है किसी भी मुल्क में बेहतरी या रिफॉर्म लाने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी होती है। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तब भी मैं प्रोग्राम्स में ट्रेड पॉलिसी का बहुत जिक्र करता था। लंबा अरसा गुजर गया, 21-22 महीने गुजर गए, कोई ट्रेड पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई। फिर जो हुई उस पर इम्प्लीमेंट होते उसकी मंजूरियाँ होते वो टाइम निकल गया। अब ये गवर्नमेंट बड़े शॉर्ट टेन्योर के लिए है। ट्रेड डेफिसिट इंतहा दर्जे का बढ़ गया है। सर्कुलर डेट आपका 4100 अरब पे चला गया, जो IMF कह रहा है कि उसको ठीक करें। मिनी बजट अब आना है। अब इन पर हम थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, आपको नुकसान, सेलर को बिल्कुल, परचेज मैं कर रहा हूँ, भरूंगा मैं, मुझे नुकसान। कैसे चलेगा? ये तो कंजम्पशन मार्केट थी, कंजम्पशन पावर ही ना रही कंज्यूमर के पास बेचारे की, तो कैसे बिकेंगी चीज़ें? Again, very alarming situation for the whole economy of Pakistan. Definitely the government एक short term period के लिए आएगी, तो how can they implement things जो कि एक long term के लिए आएगी। Policies के हवाले से में मसला क्या आ रहा है? Policies के हवाले से में मसला ये आ रहा है कि एक policy आती है and there is a sudden change in the government and that policy is gone by.
आप देख लीजिए कि इस वक्त जब इंडस्ट्रियल पैकेज के ऊपर ख़त्म हुआ, नया घर के ऊपर चीज़ गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, तो लोगों की कंस्ट्रक्शन रुक गई, प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं कर पा रहा एक बंदा। सही है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डेड हो रही है। सो द चेंज इन पॉलिसी हैज़ टू बी स्टॉप्ड, और एक पॉलिसी का तसलसल रहना चाहिए। ये एक बड़ी डिमांड है हमारी कि whosoever is in the office, हाँ, 5 साल के लिए तो कम से कम छोड़ें पॉलिसी को, फिर देखें ना उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब मैं कहता हूँ पॉलिसी सबके साथ मुशावरत करें। मैं कहता हूँ IMF के साथ भी जो बात करनी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के बात करें। ये ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी IMF की टफ टर्म्स को मान जाए और फिर उसको जब उसको पता हो कि मैंने जाना है तो उसको मानने से इनकार कर दे और उसके अगेंस्ट फैसला कर दे। अब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, पहले ये चलता रहा, अब मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल हो जाएगा, बट ये हुआ पास्ट में कि IMF की टफ डिसीजंस मान लिए गए। ठीक है, आपको पता चल गया कि आप ऑफिस से जाने वाले हैं, आपने उनको मानने से इनकार कर दिया, आपने सब्सिडीज दे दी, 150 का पेट्रोल रोके रखा, ठीक है, जानबूझ के रोके रखा कि जी जून तक हमने रोके रखना है, सब कुछ होना है। इन द मोमेंट न्यू पीपल स्टेप्ड इन, तो वो अब चीज़ ख़राब चलती आ रही है। अब मैं आज अगर 70 साल के बाद एक इदारे को ठीक तरीके से चला रहा हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि पिछले 70 सालों में प्रेसिडेंट्स ने उसको ग्रोथ के ऊपर काम किया। मैं भी उसकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं जब अपना पेन यहाँ पर रख के जाऊँगा तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा तो मैं उसके लिए प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जाऊँगा। सही बात है। बट अगर 70 साल की खराबी को मैंने आके पहले दिन ठीक करना शुरू किया तो मैं तो 6 महीने में भी ठीक नहीं कर सकता। साकिब साहब, बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कशन में और भी करने का दिल कर रहा था, लेकिन वक्त की चूँकि कमी होती है प्रोग्राम में, मैं जो बिल्कुल एंड पे 2-3 चीज़ों पे, एक तो ये कि जो रेंट वाले इशूज़ हैं, और दूसरा ये कि एक रकबा डिफ़ाइन कर दिया गया था कि इतना रकबे की दुकान होगी तो इतना उस पर वो हो जाएगा, कमर्शियल यूनिट्स का टैक्स वाला, ये बार बार सर उठा रहा है। ताजिर बिरादरी भी इस पर एहतजाज कर रही है, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी हम देखते हैं कि इस पर बात करता है। अब क्या सिचुएशन है? ओरिजिनली क्या कहते हैं, अब तो रेंट जो 10% बढ़ जाता है वो तो बढ़ना है, लेकिन उसकी क्या अर्निंग भी बढ़ रही है? छोटे की बात कर रहा हूँ, छोटे ताजिर। किसी छोटा ताजिर जो है ना, इस वक्त थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की, वो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ में बहुत फंसा हुआ है। उसकी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रही है। तो रेंट का बढ़ना, डेफिनेटली ऑन द वन साइड देयर इज एन इन्फ्लेशन एज वेल, यही रेंट इज द अर्निंग टू द गवर्नमेंट, बट उसके साथ जो एग्रीमेंट करना चाहिए वो एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए कि उसको ईज ऑफ ऑपरेशंस के मद्देनजर रखते हुए कि अब आप देख लीजिए कि आप और मैं इस वक्त पिछले साल की यूटिलिटी के बिल्स को इस साल से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मुल्कों की। आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज में चले जाएं या आप कहीं भी चले जाएं, आज आप अपने घर का बिजली का बिल देखें और आप थाईलैंड के में कोई आपने यूनिट लगाया, ठीक है, बांग्लादेश देख लें, बिल्कुल दूर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को टारगेटेड सब्सिडीज के तहत सेट कर लिया, अब उनको जरूरत ही नहीं सब्सिडी। सो व्हाटएवर द रेंटल्स आर टू बी इंक्रीज्ड, एक गवर्नमेंट को ये जो भी इदारा है, whosoever, पिंडी हैज डिफरेंट रेगुलेटर, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद हैज डिफरेंट रेगुलेटर अथॉरिटीज, they should be interacting with the people. They should be seeing कि यार they are the taxpayers, they contribute towards the exchequer, the economy of the Pakistan. So उनको रिलैक्स करना चाहिए। अब आप खुद देख ले, अभी आई डोंट नो मिनी बेड में बिजली कितनी महंगी होती है। IMF is also asking towards बिजली 20 से 25 रुपए तो सुन रहे हैं, बट क्या हमने लॉसेस को कम करने के ऊपर कभी काम किया? हम फिर बात करते हैं, बार बार मेंशन कर रहे हैं, लाइन लॉसेस को कम करें, सिस्टम अपग्रेड करें, चलें ठीक है, थेफ्ट को कम कर लें। अब इन आवर नेबरिंग कंट्री द थेफ्ट वाज अराउंड 30%, जब हमारा भी 22-23% पे आ गया, बट दे डिड द प्राइवेटाइजेशन, तो थेफ्ट जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया। सो द गैप इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ना। वो जो थेफ्ट है वो पैसे में और आप दे रहे हैं, वो बंदा दे रहा है जो बिजली का बिल रेगुलर अदा कर रहा है, और एक बंदा जो बिजली का बिल ही अदा नहीं कर रहा, उसका भी हम भर रहे हैं। हाँ, उसको कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया साकिब रफीक साहब, रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जहतों पर बात हुई, पाकिस्तान इकॉनमी के मसाइल, इंडस्ट्रियल इशूज़ पे बात की, उसके साथ साथ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के मसाइल हैं किस तरह से हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट इनके साथ कैसे बात करती है तो कहाँ तक बात होती है, आज आपने सुन लिया। ताजिर तबका हो या फिर हम ख़रीदने वाले लोग हों, हम सब के लिए मुश्किलात हैं। आने वाला बजट यानी मिनी बजट और जो मेजर बजट होगा उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, इस पर आज बात हुई। बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।